हेलो हेलो हेलो। तो देखो यार, नया चैप्टर शुरू होने जा रहा है। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है रैखिक असमीकाएं। आपका पांचवा चैप्टर है एनसीईआरटी का, जो नई वाली एनसीईआरटी है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और ये चैप्टर मैं आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी कॉन्सेप्ट जो मैंने यहाँ पे आपको पढ़ाया वो समझ में ना आए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कहीं भी कोई दिक्कत रह जाए इस चैप्टर में। एनसीईआरटी लेवल पे तो बिल्कुल नहीं रह जाएगी, मैं एनसीईआरटी लेवल ही भी पढ़ा रहा हूँ। आईआईटी जेईई के लिए जब पढ़ेंगे तब उसकी बात करेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पे जो नया चैप्टर है, ठीक है, अगर आपको ये कठिन लग रहा था तो आज के बाद नहीं लगेगा। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, जितनी भी चीजें एनसीईआरटी में सब कुछ खत्म करेंगे। चाहे हम बात करें कि भाई जो लीनियर इनक्वालिटीज या फिर रैखिक असमीकाएं होती हैं ये क्या होती हैं, कैसे इनको सोल्व किया जाता है, कैसे इनका ग्राफ बनता है, ग्राफी विधि से कैसे सोल्व किया जाता है, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे हम देखने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले याद रखना कि चैप्टर 1, 2, 3, 4 मैं अपलोड कर चुका हूं इस वीडियो के अपलोड होने से पहले। तो अगर आपने वो नहीं देखी है, किसी भी चैप्टर में कोई दिक्कत है ना भाई साहब, बहुत मेहनत से बनाया हुआ है, जाओ देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। खैर खैर खैर, पहले ये देख लो फिर वहां जाना, ठीक है। तो यहाँ पे रैखिक असमीकाएं हमें पढ़नी है। अब तक आपने देखो समीकरण पढ़ा होगा, अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो असमीकाएं भले ही आपने अब तक उतनी डिटेल में नहीं पढ़ी हैं। कब? जब आप छोटे थे। कब? अभी याद दिलाऊंगा कब, ठीक है। असमीकाएं भी आप पढ़ी है आपने, है ना, जब आप छोटे थे तो असमीकाएं भी पढ़ी हैं आपने, ठीक है, बट आपको याद नहीं आ रहा, बस अभी मैं याद दिला दूंगा। फिलहाल हम समीकरण की बात करें। समीकरण आपने पढ़ा है। समीकरण में क्या होता था, ठीक है, यहाँ पे एक ऐसी स्टेटमेंट लिखी होती थी जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखा होता था, राइट हैंड साइड में कुछ लिखा होता था, ठीक है, बायां और दाहिना पक्ष बोलते हैं हिंदी में। और ये दोनों के बीच में एक साइन होता था, बराबर का निशान, है ना, इक्वल का साइन होता था। तो इससे हमें पता लगता था कि भाई ये वाली चीज इस वाले के इक्वल है ना। जैसे जैसे मैं कह सकता हूँ कि अगर यहाँ पे लिखा हुआ है x और बराबर लिखा हुआ है 5, तो इसका मतलब है x और 5 आपस में इक्वल हैं। तो ये एक इक्वेशन है, समीकरण है, असमीका नहीं है। असमीका क्या होती है? असमीका जैसे मान लो मैं यहाँ पे 5 लिख दूं और यहाँ पे लिख दूं 3, तो क्या मैं इन दोनों को बराबर लिख सकता हूं? नहीं। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि बराबर होते ही नहीं है, ठीक है। तो मैं लिख भी नहीं सकता भाई, घर की खेती थोड़ी है कि कुछ भी करो यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं ये बोल सकता हूँ कि 5 बड़ा है 3 से, 5 बड़ा है 3 से, तो ये वाला निशान लगाऊंगा। अब याद आया कुछ बचपन में ऐसे जब आप छोटे थे आपको क्वेश्चन दिए जाते थे, इधर 5 लिख दिया उधर 3 लिख दिया और बोलते थे भाई कौन बड़ा है निशान लगाओ, है ना। अब याद आया। तो यही चीज है असमीका, मतलब बचपन में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो उसके बारे में, है ना। बचपन में याद करो, ठीक है, मैथ्स में आपसे पूछते थे कि भाई 15 बड़ा होता है या 13 बड़ा होता है, आप कहते थे 15 बड़ा होता है ना। अगर मान लो इधर 13 की जगह कुछ और लिख दिया, मान लो 130 लिख दिया, आप कहते थे 130 बड़ा होता है। तो यहाँ पर जब आप बता रहे हो कि भाई एक पक्ष छोटा है एक पक्ष बड़ा है, मतलब असमान है दोनों पक्ष, है ना। तो यही चीज क्या कहलाती है? असमीका। मतलब इसमें हम ऐसी स्टेटमेंट्स देखते हैं जिसमें दाहिना और बायां पक्ष जो होता है वो असमान हो, तो उसको बोला जाता है असमीका, असमान चीजों को बताने वाला। समझ में आ गया असमीका क्या होती है? क्लियर हो गया? इंग्लिश में इसको बोला जाता है इनइक्वालिटी, ठीक है। अब देखो यार, अब इसके बारे में हमें बेसिक चीजें पढ़नी है अभी, और हमें सिर्फ वही इनइक्वालिटीज पढ़नी है जो लीनियर हो, यानी कि रैखिक हो। अब आप कहोगे रैखिक क्या होता है? वैसे आप नहीं कहोगे क्योंकि आपने रैखिक तो पढ़ा होगा यार। रैखिक मतलब जिसका ग्राफ बनाया जाए तो एक रेखा है, या फिर आप यूँ कह सकते हो इसमें जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व होगा उसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी, उसकी पावर 1 ही होगी बल्कि। समझ में आ गया? तो उसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक। क्लियर हो गया? अब यानी कि ऐसी असमीकाएं पढ़ेंगे जो रैखिक हों, यानी एक्स वाई जेड जो भी इस्तेमाल होगा उसकी घात 1 रहेगी यहाँ पे, ठीक है। और हमारे सिलेबस में या तो 1 चर वाली है या फिर 2 चर वाली है, ठीक है, इतना ही अपने सिलेबस में है, ठीक। चलिए अब थोड़ा और जान लेते हैं। अब कुछ इस तरह के निशान का प्रयोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक है। जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, सब में यही 4 सिंबल यूज करोगे, या तो ये वाला या तो ये वाला या तो ये वाला या तो ये वाला। इनके नाम ये क्यों है? ठीक है, बच्चा कई बार कंफ्यूज होता है, क्यों? क्योंकि जैसे अगर मैं देखूं तो इसको मैं बोलता हूं से कम का निशान है। ये किसका निशान है? से कम। जब बच्चा पहली बार पढ़ता है, सबके दिमाग में तो इतना नहीं आता है, लेकिन किसी किसी के दिमाग में जो थोड़ा अच्छे लेवल पे सोच पा रहा है वो ये सोचता है कि यार चलो अगर यहाँ पे 5 लिखा होता, यहाँ पे 6 लिखा होता तो हम बताते कौन कम है कौन ज़्यादा।
लेकिन यहाँ तो कोई नंबर ऐसा कुछ है ही नहीं, सिर्फ ये निशान है, तो इसको से कम क्यों बोल रहे हैं, इसको से अधिक क्यों बोल रहे हैं। जैसे यहाँ पे ऐसा होता तो मैं कहता यार चलो 6 बड़ा होता है, तो ये से कम है, यानी 5 जो है 6 से कम है, ठीक। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कोई नंबर लिखा नहीं है, फिर हमें कैसे पता लग रहा है कम वाला ये होगा, अधिक वाला ये होगा। देखो इसका लॉजिक क्या है कि भाई इसको ही हम से कम वाला यानी लेस देन वाला क्यों बोलते हैं, इसको ही से अधिक यानी ग्रेटर देन वाला क्यों बोलते हैं, क्योंकि जनरली, ठीक है, ज़्यादातर चीज़ें जो हम पढ़ते हैं, ज़्यादातर लैंग्वेजेस जो हैं वो लेफ्ट से राइट की ओर पढ़ते हैं, यानी कि इधर से इधर की ओर आप पढ़ते हो, है ना। कहाँ से पढ़ते हो आप, लेफ्ट से राइट की ओर देखते हो पढ़ते हुए ज़्यादातर चीज़ें, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट से राइट की ओर देख रहा हूँ, मतलब यूँ समझो कि लेफ्ट से राइट की ओर एक तीर गया, ठीक है, तो तीर किस हिस्से को लगेगा, याद रखना जो चोंच वाला हिस्सा होता है वो डिनोट करता है कि इधर छोटी चीज़ लिखी गई है, और जिधर मुंह खुला होता है वो डिनोट करता है कि इधर बड़ी चीज़ लिखी गई है। जैसे अगर मैं 5 यहाँ लिखूंगा, 3 यहाँ लिखूंगा, तो इधर मुंह खुलेगा क्योंकि बड़ा वाला हिस्सा इधर है। अगर मैं 3 इधर लिख दूंगा, 5 इधर लिख दूंगा, तो फिर इधर मुंह खोलूंगा क्योंकि 5 उधर है, बड़ा वाला हिस्सा उधर है। मतलब चोंच हमेशा उस तरफ रहेगी जो छोटा वाला होगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, जब हम इधर से इधर देख रहे होंगे तो हमें सबसे पहले चोंच नजर आएगी या इसका जो मुंह खुला हुआ वो नजर आएगा, तो जाहिर सी बात है चोंच नजर आएगी। चोंच मतलब छोटा वाला हिस्सा, इसीलिए से कम नाम पड़ गया इसका, ठीक है। और जब हम इधर से इधर तीर मारेंगे तो ये खुला हुआ मुंह नजर आएगा, यानी कि बड़ा वाला हिस्सा, तो इसका नाम पड़ गया से अधिक वाला। समझ में आया, ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या आपको, ठीक है। अब अगर ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, वैसे इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जो क्लियर ना हो, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ, ठीक है। तो ये किसका निशान है, से कम। जैसे मैं क्या कह सकता हूँ, एक उदाहरण देता रहता हूँ मैं, 5 6 से कम है। से अधिक मतलब क्या, 6 5 से अधिक है, 5 6 से कम है, 6 5 से अधिक है। याद रहे इनको पढ़ने का तरीका, ठीक है, बहुत सारे लोग इनको गलत तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। से कम या बराबर, अब जैसे मैं कहूँ कि भाई मान लो मेरे पास कोई एक वेरिएबल है, कोई एक चर है x, ठीक है, जो 8 से, ठीक है, 8 से या तो कम हो सकता है या बराबर हो सकता है। समझ में आया। जैसे आपने MRP के बारे में पढ़ा होगा कि भाई किसी चीज़ का MRP अगर 8 रुपये लिखा हुआ है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 8 रुपये में बेच सकता है, यानी 8 के बराबर भी बेच सकता है, या फिर 8 से कम में बेचना पड़ेगा। समझ में आया, 8 से कम या बराबर, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया से कम या बराबर। ऐसे ही से अधिक या बराबर कहाँ पे आएगा, जैसे मान लो पासिंग मार्क्स को मैं m से दिखाता हूँ। आपके स्कूल में बोला जाता है कि भैया या तो 33 के बराबर ले आओ पास होने के लिए, या तो 33 के बराबर ले आओ या फिर ज़्यादा ले आओ, तो हम बोलते हैं से अधिक या बराबर, ठीक है। ये जो थी ये उदाहरण है समझने के लिए, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ऐसी बहुत सारी सिचुएशन अभी, ठीक है, हमें फेस करने को मिलती हैं जहाँ पे हम ये डिसाइड करते हैं, ठीक है। ये जो निशान है, ठीक है, ये अलग चीज़ है, ये इनके पास लिख दे रहा हूँ, नहीं तो आप एक में मिक्स कर दोगे सब कुछ, ठीक है। ये मिक्स मत करना मेरे भाई, ठीक। यहाँ पे आ जाओ, ये अलग चीज़ है वो अलग चीज़ है, बस वो उसका उदाहरण दिया, ठीक है। जैसे पासिंग मार्क्स जो होते हैं आपसे क्या बोला जाता है, या तो 33 लाओ तो पास हो जाओगे, या उससे ज़्यादा लाओगे तो भी। सोचो अगर किसी बच्चे के 33 के बराबर ही आ गए, यानी 33 ही आए, तो भी तो पास होता है। तो यानी कुछ ऐसी सिचुएशन भी हमें आएंगी जहाँ पे हमें बोलना पड़ेगा कि कुछ चीज़ें हो सकता है किसी केस में बराबर भी हो जाए या फिर ज़्यादा ही रहनी चाहिए, या तो बराबर में काम चल जाएगा या ज़्यादा में काम चल जाएगा, तो हम बोलेंगे ये वाला निशान लगा दो, ठीक है। ऐसे ही कम में या बराबर में तो ये वाला निशान, सिर्फ बड़ा होना चाहिए तो ये वाला, छोटा होना चाहिए तो ये वाला। तो ये सारे सिंबल का ये मीनिंग है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो इससे पहले कि मैं सॉल्व करना सीखूँ आप कुछ चीज़ें सोच लो, ठीक है। अगर कुछ ऐसी आपको इनइक्वालिटी देखने को मिल रही है, असमीका देखने को मिल रही है जहां पर सिर्फ नंबर इन्वॉल्व हैं, तो इनको बोला जाता है न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज, यानी कि संख्यांक असमीकाएं। मतलब सिर्फ नंबर को कंपैरिजन किया जाता है यहाँ पे। समझ में आ गई बात। और अगर, ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई जेड या न्यूमेरिकल भी इन्वॉल्व हो जाएं तो इस तरह की इनइक्वालिटी को बोला जाता है शाब्दिक या फिर चरांक असमीकाएं। चर और अंक दोनों आ गए, चरांक असमीकाएं, ठीक है। तो लिटरल इनइक्वालिटीज इंग्लिश में इसको बोला जाता है। अच्छा, कहीं कहीं द्विअसमीकाएं भी देखने को आपको मिलती हैं, ठीक है, द्विअसमीकाएं, ठीक है, भी देखने को आपको मिल जाती हैं। मतलब क्या
कि दोनों सिंबल एक ही में आ जाए। जैसे मैंने कहा जो P है उसका मान 4 से बड़ा है और 6 से छोटा या बराबर। आप ऐसे कह सकते हो कि जो पासिंग मार्क्स है, अगर मैं उसको P बोलूँ, ठीक है, या फिर अभी हमने M से दिखाया था ना पासिंग मार्क को, मान लो मैं M बोलूँ, तो मैं कह सकता हूँ जो पासिंग मार्क्स होते हैं वो 33 से बड़े या तो हो सकते हैं या 33 से कम। देखो M की तरफ देखना तुम्हें, M क्या है, 33 से बड़ा, क्योंकि M की तरफ मुंह खुला है, मतलब 33 छोटा M बड़ा। या फिर पासिंग मार्क्स जो होंगे वो मैक्स टू मैक्स 100 ही हो सकते हैं। 100 नंबर का पेपर है, मान लो 100 नंबर का पेपर है, तो मैं ऐसे ही तो उसको दिखाऊंगा कि भाई जो भी नंबर आए होंगे, किसी जो कोई बच्चा पास हुआ उसके जो नंबर आए होंगे वो 33 से बड़े यानी 33 से ज़्यादा या बराबर होंगे, 100 से कम या बराबर होंगे। अब 101 नंबर थोड़ी लाया कोई, समझ में आई बात। तो इस तरह की जो असमीकाएं होती हैं उनको हम बोलते हैं द्विअसमीकाएं, डबल इनइक्वालिटीज। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई बात। चलो आगे चलते हैं। अब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, इसके बारे में जल्दी ज़्यादातर कभी कभी पूछ लेते हैं, मतलब ठीक है, कि अगर 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 सिर्फ ये वाला सिंबल इन्वॉल्व हो या फिर ये वाला हो, मतलब इक्वल वाला, बराबर वाला नहीं हो, ठीक है, बराबर वाला ना हो, मतलब ये वाला नहीं होना चाहिए या फिर ये वाला भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, या तो ये हो या फिर ये हो, ठीक, तब हम उन असमीकाओं को बोलते हैं सुनिश्चित असमीकाएं। मतलब सुनिश्चित का मतलब पक्का है कि बराबर कभी होगा ही नहीं। लेकिन जब ये चीज़ आ जाती है तो एक केस में बराबर भी हो जाता था, जैसे पासिंग मार्क्स में 33 के बराबर भी चल रहा था। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलते हैं कि भाई इक्वल वाली चीज़ होनी ही नहीं चाहिए, सिर्फ ये दोनों चीज़ें अलाउड हैं, या तो ये निशान हो या तो ये निशान हो। जैसे यहाँ पे देख लो, तो इनको बोला जाता है सुनिश्चित असमीकाएं, यानी कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज कैसी हैं, बड़ी स्ट्रिक्ट है, मतलब इक्वल होना ही नहीं है, सिर्फ इनइक्वल ही रहना है, ठीक है। और दूसरा जो केस है इसको बोलते हैं सिलेक्ट इनइक्वालिटीज। हिंदी में जाता है इनको सिर्फ असमीका बोल देते हैं, असमीका खैर दोनों को बोल सकते हैं, ठीक है, बट जब ये वाला केस आ जाएगा तो सुनिश्चित असमीका है। तो सिलेक्ट इनइक्वालिटीज में, ठीक है, क्या आता है कि भाई इक्वल का साइन भी आ जाता है। समझ में आ गई बात, ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हुई क्या। चलो अब यहाँ पे आगे बात करते हैं कि भाई कौन कौन से नियम हैं जिन नियमों के हिसाब से हमें इनको सॉल्व करना है। जब असमीकाएं दी जाएंगी तो सॉल्व कैसे करेंगे और सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है वो भी समझ लो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा x+2 बड़ा है 5 से। अगर x में 2 जोड़ने पे 5 से बड़ा होता है तो x जाहिर सी बात है किससे बड़ा रहा होगा, x 3 से बड़ा रहा होगा। मैं क्या कर सकता हूँ, एक असमीका के दोनों पक्षों में, ठीक है, बिना इस साइन को चेंज किए, ठीक है, कुछ भी जोड़ सकता हूँ या घटा सकता हूँ, लेकिन समान संख्या जोड़नी या घटानी है। जैसे इसको आप कैसे करते थे, अगर यहाँ पे x+2 बराबर 5 होता था, अब तक आपने ये सॉल्व किया है, आप इसको इस तरह से करते थे, x बराबर 5 - 2, 2 जो था प्लस से माइनस में शिफ्ट रहता था, आंसर आता था 3। असलियत में ये जो शिफ्टिंग वाला तरीका है ये क्यों होता है पता है आपको, क्योंकि हम चाहते हैं कि इधर सिर्फ x बचे, तो इधर भी हमने -2 करा, इधर भी हमने -2 करा। समझ में आई बात, मतलब क्या, दोनों तरफ हम एक संख्या जोड़ते या घटाते हैं तभी ये चीज़ निकल के आती है, ठीक। मतलब अगर मैं इसको तरीके से करके दिखाऊं तो x+2 पहले से था, 5 भी यहाँ पे था, मैंने इस तरफ भी -2 कर दिया, इस तरफ भी -2 कर दिया। अब ये -2 +2 0 हो गया, यहाँ बचा x और यहाँ बचा हुआ है 3। इस तरीके से असलियत में ये कहानी चलती है। तो वही चीज़ यहाँ भी की जा सकती है, रिजल्ट सेम आएगा, मतलब दोनों तरफ, ठीक है, बिना निशान को चेंज किए आप कोई भी चीज़ घटा सकते हो, कोई भी नंबर जोड़ सकते हो। तो यहाँ से क्या बचेगा, x ग्रेटर देन कितना, 3। ये सॉल्व करने का इसको तरीका होता है, ऐसे ही आप कुछ जोड़ भी सकते हो, ठीक है। ये पहला नियम आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि जब आप गुणा या भाग करोगे तो थोड़ी सावधानी बरतनी है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी असमीका के दोनों पक्षों में समान धनात्मक संख्याओं से गुणा या भाग किया जा सकता है, परंतु, ठीक है, कहानी में ट्विस्ट यहाँ पर है, ठीक है, परंतु दोनों पक्षों को समान ऋणात्मक संख्याओं से गुणा या भाग करते समय असमीका के चिन्ह परिवर्तित कर दिए जाते हैं, उलट दिए जाते हैं। मतलब ये अगर नेगेटिव नंबर से गुणा किया तो ये वाला निशान इसमें बदल जाएगा, इतना याद रखना, ठीक है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ आपको, ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मान लो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 5 बड़ा होता है या 3 बड़ा होता है, आप फटाक से बोलोगे अरे यार बड़ी छोटी सी बात पूछ रहे हो, ये बड़ा होता है। लेकिन अगर मैं दोनों तरफ किसी नेगेटिव नंबर से गुणा कर दूँ इसी को, मतलब जो 5 और 3 था, मैं इधर भी
-2 से गुणा कर दूं, इधर भी -2 से गुणा कर दूं, अब कौन बड़ा होगा? अब कहानी में ट्विस्ट आ गया। 5 गुणा में -2 होता है -10, 3 गुणा में -2 होता है -6। नेगेटिव में कौन बड़ा है? नेगेटिव में वो बड़ा है। तो मतलब जैसे आपने माइनस से गुणा किया, ये चीज़ देखो उलट गई, इधर मुंह खुला था उधर चोंच थी, इधर चोंच हो गई इधर मुंह खुल गया। तो यही मैं कह रहा हूँ, जब भी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी पलट देना, बस इतना ध्यान रखना है आपको। बाकी चीज़ जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हुए आए थे वैसे ही सॉल्व करते रहना। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, पहले कुछ उदाहरण देखेंगे, फिर हम ग्राफीय विधि पे भी अभी आने वाले हैं, डिटेल में पढ़ेंगे उसको भी। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा है उदाहरण 1 जो है आपकी एनसीईआरटी का, इसमें इसको हल करना है। एक असमीका दी गई है, लीनियर इनइक्वालिटी दी गई है, 30x छोटा है 200 से, और इसको हल करके बताना है हमें आंसर क्या हो सकता है, मतलब x क्या है। अलग अलग कंडीशन है, पहले में x एक प्राकृतिक संख्या है, दूसरे में x एक पूर्णांक है। खैर अभी इस पे आएंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। मैंने क्या कहा कि जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हो वैसे ही करो, जब तक आप कोई भी नंबर जोड़ या घटा रहे हो, ठीक है। लेकिन गुणा करते हो बस इतना ध्यान रखना, अगर किसी ऋणात्मक संख्या से दोनों तरफ डिवाइड करोगे तो उलट देना, या मल्टीप्लाई करोगे तो भी। जैसे अगर हम सिंपली करते 30 डिवाइड में चला जाता, सेम आंसर आएगा क्योंकि 30 पॉजिटिव है, ठीक है। तो चाहे तो आप ऐसे करो या डायरेक्ट कर दो, वैसे ही सेम आंसर आएगा। यार मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ 30 से भाग दिया मैंने, दोनों तरफ 30 से भाग दिया। असलियत में जो डिवाइड में जाता है 30 है ना, वो यही प्रोसेस होती है। तो यहाँ से क्या होगा, 30 से 30 कैंसिल, यहाँ बचा x, और यहाँ 0 से 0 कैंसिल, यहाँ बचा 20/3। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर जो भाग दिया, वो 30 से दिया ना, 30 एक धनात्मक संख्या, इसलिए इसके निशान में कोई बदलाव नहीं आया। मतलब x जो है वो 20/3 से छोटा है। 20/3 का मतलब समझ रहे हो, 3 का पहाड़ा 6 बार पूरा जा रहा है, 3 6 18, फिर 2 शेष बच जा रहा है, यानी 6 सही 2/3, मतलब ये 6 तक तो पूरा जा रहा है। और पहले पार्ट में क्या बोला है, ध्यान से देखो, पहले पार्ट में कह रहा है, ठीक है, पहले पार्ट में कह रहा है इसके, जब x एक प्राकृतिक संख्या है, यानी x क्या चीज है, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। अगर x एक प्राकृतिक संख्या है तो x क्या क्या हो सकता है, x किस सेट को बिलोंग करेगा, सोचो एक बार। मतलब देखो x जो है वो 20/3 से छोटा होना चाहिए। 20/3 का मतलब समझ रहे हो ना, x छोटा होना चाहिए, 3 6 18, ठीक है। पॉइंट लगाओगे 2 बच जाएगा, 3 6 18, 6 6 6 ऐसे चलता ही जाएगा। x जो है 6.666 ऐसे चलता जा रहा है, इससे छोटा है। और x एक नेचुरल नंबर है, मतलब मुझे वो नेचुरल नंबर देखने हैं, वो प्राकृतिक संख्या देखनी है जो इससे छोटी होती है। क्या 1 6.666 से छोटा होता है? हाँ। 2 होता है? हाँ। 3 भी होता है? हाँ। 4 भी होता है? हाँ। 5 भी होता है? हाँ। 6 भी होता है? हाँ। 7 नहीं, 7 इससे छोटा नहीं होता। 7 प्राकृतिक संख्या तो है लेकिन इससे छोटा नहीं होता है। दूसरे पार्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे कह रहा है x एक पूर्णांक है। x क्या है? एक पूर्णांक। पूर्णांक को हम बोलते हैं इंटीजर, उसको z से दिखाते हैं। अगर आपको इसे दिखाना ना है, याद ना हो तो कोई बात नहीं, आप लिखना यही वाली लाइन लिख देना, x एक प्राकृतिक संख्या है। यहाँ पे लिख देना x एक पूर्णांक है, ठीक है। तो x एक पूर्णांक मतलब पूर्णांक क्या होते थे? -∞ से चलो, फिर आते आते -3 -2 -1 0 फिर 1 2 3 पूरे नंबर ले लो, चाहे माइनस में चाहे प्लस में, वो पूर्णांक होते थे। तो वो पूर्णांक लेने जो इससे छोटे हों, तो मतलब x इस बार क्या होगा? x भाई साहब इस बार अनंत से चलते हुए आओगे, है ना, -2 -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2, वहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख रहा हूँ, फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 से आगे नहीं जा सकते। ये सारे पूर्णांक आ जाएंगे भाई। मतलब देखो सेम क्वेश्चन था, डिपेंड करता है कि x क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ है, किसको बिलोंग करता है, उस पर डिपेंड करता है, आंसर बदल सकता है अपना, ठीक है। तो ये बात याद रखना आप। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है, फिर से वही सवाल। देखो यहाँ पर क्या है कि भाई 5x - 3 है, ये छोटा है 3x + 1 से। मैंने क्या कहा कि कोई भी संख्या जोड़ो घटाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चाहे आप करके दिखाओगे दोनों तरफ ये जोड़ रहे घटा रहे, या फिर शिफ्टिंग वाला तरीका अपनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत बस तब ध्यान रखना जब नेगेटिव से गुणा या भाग करो, तब बस ध्यान रखना निशान उलटना है। बाकी हम जैसे इक्वेशन सोल्व करते हैं तो वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3x देखा, इधर 5x देखा, है ना, तो दोनों तरफ 3x माइनस कर दिया, तो 5x में से 3x गया 2x बचा, इधर 3x में से 3x गया 0 हुआ, ठीक है। दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया, इधर 3 ऐड करोगे -3 + 3 0, उधर 3 ऐड करोगे 4।
असलियत में ये वही रिजल्ट दे रहा है जैसे हम करते हुए आए हैं। 3x को माइनस में ले गए, 5x में 3x गया, 2x बचा, है ना। -3 को प्लस में ले गए, 1 और 3 4 हो गया। मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो आप, बस मल्टीप्लाई करते हुए ध्यान रखना, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हुए निशान पलट देना है बस। जैसे मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड करूँ तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा 2। मैंने 2 से डिवाइड किया ना तो निशान में कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। असली तो मैंने क्या किया, मैंने दोनों तरफ 2 से डिवाइड किया, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, x बचा वहाँ पे वो, ठीक। तो ये वही रिजल्ट है जैसे आप 2 को डिवाइड में ले आते थे। तो x क्या है, 2 से छोटा। अब हमसे क्या बोला गया है कि पहले में हमें हल करना है जब x एक पूर्णांक है। मैंने कहा ना जिसको निशान याद नहीं है तो सीधा सीधा ऐसे लिख लेना, x एक पूर्णांक है, ठीक है। पहले पार्ट में क्या लिखा हुआ है, x एक पूर्णांक है। जिसको याद है पूर्णांक वाला सिंबल तो आप सीधा सीधा लिखो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसमें टाइम बच जाएगा आपका, ठीक है। जब x एक पूर्णांक है तो 2 से छोटे पूर्णांक क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, उनका एक सेट बना दो, उसमें x बिलोंग करा दो। 2 से छोटा, क्या 2 से छोटा होता है? नहीं, 2 के बराबर होता है, 2 भी नहीं लिख सकते। 2 से छोटा पूर्णांक 1, उससे छोटा 0, उससे छोटा -1, उससे छोटा -2, ऐसे करते 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 कहाँ तक जाना है आपको, -अनंत तक। समझ में आ गई बात। अच्छा, दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है, x एक वास्तविक संख्या। याद रहे जब x एक वास्तविक संख्या होगी, ठीक है। इसको कहीं और लिखूँ क्या, इसको यहाँ लिखते हैं, ठीक है। दूसरा, ठीक है, सेकंड पार्ट, जब x क्या है, एक वास्तविक संख्या को बोलते हैं रियल नंबर। नहीं आता है तो पूरा लिखना है, उसमें टाइम लगेगा। x एक वास्तविक संख्या है, जब वास्तविक संख्या होती है उसको इन ब्रैकेट्स में लिखा जा सकता है या फिर इस ब्रैकेट में, जो भी है, मतलब डिपेंड करता है इक्वल का साइन है कि नहीं, ये हम चैप्टर 1 में सीख चुके हैं। पर तब ये वाले ब्रैकेट यूज होंगे, ये वाले ब्रैकेट यूज तब मत करना जब रियल नंबर की बात हो, ठीक है। यानी x बिलोंग करता है किसको, 2 से छोटा, ठीक है। तो 2 से छोटा है, देखो अगर 2 के बराबर होता तो ये ब्रैकेट आता, लेकिन 2 से छोटा यानी कि ये ब्रैकेट आएगा। और कितना छोटा है, कितना भी हो सकता है, इन्फिनिटी तो कभी भी इंक्लूड होता नहीं है, यही ब्रैकेट आता है। ये सब हम चैप्टर 1 में सीख चुके हैं। अगर मान लो यहीं पे ये इक्वल का सिंबल होता तो ये क्लोज ब्रैकेट आ जाता। समझ में आ गई बात। और फिर यहाँ इक्वल होता तो वहाँ 2 भी आ जाता, बट ये 2 के बराबर नहीं है, इसलिए ऐसे ही लिखेंगे। ये समझ में आया। आगे चलते हैं, अभी हम ग्राफीय, ठीक है, चीज़ों को देखने वाले हैं। रुके रहो बस थोड़ा सा। उदाहरण 3, इसको हल करना है। तो जैसे यहाँ पे है 4x + 3 लेस देन क्या है, 6x + 7। अब यार मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ, ठीक है। 6x को इधर लाओगे, इधर बचेगा -2x। 3 को इधर ले जाओगे, यहाँ बचेगा 7 में 3 क्या 4। दोनों तरफ -2 से डिवाइड करोगे, -2 से डिवाइड करोगे यानी कि x, इधर -2 से डिवाइड करोगे -2। क्योंकि अब आपने नेगेटिव नंबर को शिफ्ट किया या फिर आपने -2 से दोनों तरफ डिवाइड किया एक ऋणात्मक संख्या से, तो ये चीज़ उलट जाएगी। देखो समझ में आ रही है बात। तो ये हो गया इसका हल, ये रहा, ठीक है। आप चाहो तो इसका आंसर ऐसे भी छोड़ सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ ना कि कौन सी संख्या है, पूर्णांक है, ठीक है, नेचुरल नंबर है या क्या है, तो आपको वास्तविक संख्या माननी होती है। तो मतलब सारी वास्तविक संख्या लिखोगे, x -2 से बड़ा है तो -2 से बड़ा, कितना बड़ा, कहीं तक भी हो सकता है। अगर मैं आपको ग्राफ पे दिखाऊं एक वेरिएबल वाला कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है, तो ये होता है अपना +∞, ये होता है अपना -∞। हालांकि ग्राफ बनाना नहीं है बट समझ में आ जाएगा ऐसा मैंने क्यों लिखा, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आपके सवाल में आया पहले, जैसे -2 आया तो -2 लिख दो कहीं, ठीक है। तो यानी -2 कहीं तो होगा। अब आप देखो अगर ये -2 से बड़ा है तो राइट की साइड जाओगे, क्योंकि राइट में जितना चलते हो आपको बड़ी चीज़ें मिलती हैं। छोटा होता तो लेफ्ट में जाएंगे। ये क्या है, बड़े की तरफ जाना है। बड़े की तरफ मतलब क्या, इस तरफ जाओगे। और 2 अगर इक्वल होता तो यहाँ पे इसको डार्क करते, लेकिन इक्वल नहीं है ना, मतलब कि ये इक्वल होता तो डार्क करते, इक्वल नहीं है इसलिए ऐसे करोगे, ठीक है। तो अपना सॉल्यूशन हो जाएगा इतना, ठीक है। कुछ लोग ऐसे दिखाते हैं, कुछ लोग इसी चीज़ को, ठीक है, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में दिखाया गया। अब आपकी इच्छा है आप कैसे दिखाना चाहो, ठीक है। ज़्यादातर एनसीईआरटी के हिसाब से चलोगे तो ठीक रहेगा भाई, ठीक है। कुछ लोग इसको देखो ऐसे दिखा देते हैं, -2 लिखा मैंने, यहीं पे वो सर्कल बनाएंगे, ठीक है। और आगे की ओर है तो अगला वाला हिस्सा यहाँ पे डार्क कर देंगे। एक ही चीज़ है दोनों की, ठीक है। आपको जैसे ज़्यादा क्लियरिटी लगे, ठीक है। दोनों सेम चीज़ हैं, ठीक है, दोनों सेम चीज़ हैं, लिख देता हूँ, सेम रिप्रेजेंटेशन है दोनों, ठीक है। क्लियर होगी बात आपको, ठीक है। तो मतलब ये कहाँ से जा रहा है, -2 से इन्फिनिटी। -2 इंक्लूड नहीं है इसलिए यहाँ पे ये क्लोज ब्रैकेट नहीं आया,
बस इतना याद रखो यार, हालांकि ग्राफ बनाना नहीं था बट मैंने बना दिया। अगला क्या है, इसको हल करो। तो देखो यार यहाँ पे क्या है, 5 माइनस 2x डिवाइड बाई कितना है 3 लेस देन इक्वल टू, यानी से कम या बराबर कितना, x माइनस 6 x बाई 6 माइनस 5। तो कैसे करोगे इसको, जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते थे वैसे ही करो, बस याद रहे डिवाइड या मल्टीप्लाई करते वक्त ऋणात्मक संख्या तो नहीं याद रखना। 6 माइनस 6 गुणा 5 कितना 30 डिवाइड बाई कितना 6। अब एक बात बताओ, 3 से 6 डिवाइड हो जाता है, अब 3 से 6 को काट देते थे ना, वो असल में हम क्या कर रहे हैं कि भाई यहाँ से दोनों तरफ 3 से गुणा कर दिए, इधर 3 से गुणा करा, इधर भी 3, या दोनों तरफ 6 से गुणा कर दो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। दोनों तरफ 6 से गुणा कर दो यार, इसको भी 6 से गुणा कर दिया, इसको भी 6 से गुणा कर दिया। 6 से गुणा करने से क्या फ़ायदा रहेगा, कुछ बचेगा नहीं नीचे, 3 एकम 3 3 दूनी 6, ठीक है, 6 से 6 कट गया। आगे बात समझ में। तो यहाँ क्या बचा, देखो अब मैंने 6 से गुणा किया, 6 एक धनात्मक संख्या इसलिए कोई निशान में बदलाव नहीं है, ठीक है। तो 2 गुणा में 5 करोगे कितना हो जाएगा 10, 2 गुणा में माइनस 2x कितना हो जाएगा माइनस 4x, ठीक है, लेस देन इक्वल टू, यहाँ क्या बचा हुआ है x माइनस 30, x को इधर लाओगे कितना हो जाएगा माइनस का 5x, और 10 को उधर ले जाओगे माइनस 10 माइनस 30 माइनस का कितना हो जाएगा 40, ठीक है। अब देखो, अब मैं माइनस 5 को डिवाइड में ले जाऊंगा तो इस निशान को पहले तो उलट दूंगा मैं, तो यहाँ बचेगा x, ठीक है। माइनस से माइनस काटने का मतलब भी वही होता है, अगर आप माइनस से माइनस काट भी रहे हो तब भी इसको उल्टोगे, मतलब आपने -1 से मल्टीप्लाई किया, 5 8 40 यानी कि 8, ठीक है। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ गया। अब अगर इसी का ग्राफ बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, आप एक बार ट्राई करना। हालांकि इसको अगर मुझे थोड़ा और अच्छे से लिखना होगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि भाई जब कोई नंबर नहीं बताया तो x एक रियल नंबर है, यानी x बिलोंग करता है किसको, उन सभी वास्तविक संख्याओं को जो 8 से बराबर या बड़ी हैं। 8 से बराबर भी हो सकती हैं या बड़ी, ये वाला चलेगा। अगर इसी का मुझे ग्राफ बनाना होगा, चलो मैं बना ही देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये अपना माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे कहीं आ रहा होगा 8, ठीक है। 8 को भी डार्क कर दोगे क्योंकि यहाँ पे बराबर का निशान था और बड़े की तरफ जाना है, तो बड़े की तरफ इधर डार्क कर दोगे। समझ में आ गई बात, क्लियर है इतना, ये हो गया। ऐसे ही आगे देखो, अगला क्या है, हल कीजिए इसको। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 3x माइनस 4 बटे में आ गया 2, ये बड़ा या बराबर है x प्लस 1 डिवाइड बाई 4 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से 3x माइनस 4 बटे में 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x प्लस 1 माइनस 4 डिवाइड बाई 4। जब सबके डिवाइड में 4 का तभी काट सकते हो। अब जो बड़ा है ना इनमें से, या इनके एलसीएम से गुणा कर दो, ठीक है। इनके एलसीएम से कुछ ना समझ में आए तो इसको इधर ले आओ, उसको उधर ले जाओ, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। इनका एलसीएम कितना होगा 4, तो 4 से दोनों तरफ गुणा कर दो यार, ठीक है, इधर भी और इधर भी। मैंने क्या किया, ठीक है, इधर भी 4 से गुणा कर दिया, इधर भी। मेरा मकसद बस क्या है कि नीचे वाली चीज़ कट जाए, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ठीक। तो कितना हो गया 2 3 6x, 2 गुणा माइनस 4 माइनस 8। मतलब जैसे आप इक्वेशन सोल्व कर रहे हो वैसे ही करते जाओ, जब तक कुछ नेगेटिव से इधर उधर गुणा ना करो। यहाँ कितना हो जाएगा x माइनस 3, अब इधर हो जाएगा 6x में से 1 x गया 5x, माइनस 8 उधर ले जाओ प्लस 8, यानी कि 3 प्लस 8 कितना बचेगा 5। अब मैं माइनस का नंबर प्लस में ले जाऊँ, माइनस का नंबर प्लस में ले जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई में दिक्कत है, जोड़ने घटाने में नहीं। तो दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दो, कितना हो जाएगा 1, ठीक है। कुछ नहीं बता रखा, इसका मतलब ये रियल नंबर है, यानी x इसको बिलोंग करेगा 1 से बड़ा या बराबर, यानी कि 1 लिखो और इन्फिनिटी तक चले जाओ, ये हो गया, ठीक है, छठे का सॉल्यूशन। ठीक है, छठा एग्जाम्पल हो गया। अब सातवें की बात करते हैं। अच्छा, इससे पहले हमने क्या देखा था, चौथा, पांचवा छूट गया, वैसे पांचवा आसान सभी आप कर लेना, ठीक है। सातवें की बात करते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कक्षा 11 के प्रथम सत्र व द्वितीय सत्र की परीक्षाओं में एक छात्र को प्राप्तांक जो है वो 62 और 48 है। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वार्षिक परीक्षा में पाकर वह छात्र 60 अंक का न्यूनतम औसत प्राप्त कर सके। मतलब देखो, प्रथम सत्र में इस बच्चे के कितने नंबर आए, 62, ठीक है। और द्वितीय सत्र में, ठीक है, द्वितीय सत्र यानी सेकंड टर्म में कितने आए, 48। तृतीय सत्र में कितने आए, मान लो x, न्यूनतम नंबर कितना मान लो, x मान लो यार,
है ना, वो लिख लेना। और अगर मुझे एवरेज निकालनी होती है तो मैं एवरेज कैसे निकालूंगा, कितने लोग थे, 1 2 3 सत्र हैं तो 3 से डिवाइड करूंगा, ये हो गया औसत। इन्होंने औसत के बारे में क्या बोला है, ध्यान से देखो। इन्होंने कहा है जो औसत है वो न्यूनतम 60 की होनी चाहिए, यानी औसत या तो 60 हो या फिर 60 से बड़ी हो जाए, 60 से कम ना हो जाए, क्योंकि कम से कम 60 हो सकता है। जैसे आप अगर भूल जाओ कि किस तरफ बड़े का निशान लगाना है, किस तरफ छोटे का, तो हमेशा 33 नंबर याद करना जो आपको पासिंग मार्क्स चाहिए होते हैं। अगर आपसे बोला जाए कि भाई पास होने के लिए कम से कम 33 नंबर लाने हैं, तो जो पासिंग मार्क्स होंगे या तो वो 33 होंगे, है ना, पासिंग मार्क्स मैं बोलता हूँ, या तो वो 33 होंगे या 33 से ज़्यादा ले आओगे। ऐसा थोड़ी है कि 33 से ज़्यादा ले आए तो कोई दिक्कत हो गई, ले आओ ज़्यादा यार, अगर कम से कम 33 लाने हैं। तो ऐसे यहाँ पे कम से कम 60 लाने थे एवरेज, तो यानी एवरेज जो होगी, औसत जो होगी, वो या तो 60 के बराबर होगी या 60 से बड़ी होगी। यही तो कह रहे हैं। अब इसको लिख के कैसे दिखाएंगे, हर एक चीज़ माना, ठीक है, तृतीय सत्र में x अंक प्राप्त किया, सब लिख लेना है, ठीक है। तो ये आ गया 60। हमने ये औसत ही तो निकाली, ये जो चीज़ है ये क्या है, ये औसत ही तो है, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व कर लो यार, तो यहाँ से 60 और 40 100 8 और 10 यानी कि 110 प्लस में x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई में ले जाओ, ये हो गया 180, या यूँ कह सकते हो दोनों तरफ 3 से गुणा कर दी, इधर 3 से गुणा करोगे 3 से 3 कट जाएगा, उधर 3 से गुणा करोगे 180, है ना। 110 दोनों तरफ डिवाइड माइनस कर दो, तो यहाँ से ख़त्म, वहाँ से कितना बचा 70, यानी कि उसे तृतीय में कम से कम 70 नंबर लाने होंगे, कम से कम 70। कैसे पता लग रहा है कम से कम 70, क्योंकि जो x है जो कि वो ला रहा है मार्क्स, ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, माना तृतीय न्यूनतम अंक, मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए, जो न्यूनतम अंक हमें ज्ञात करने हैं ना तृतीय सत्र में, वही मैंने x माना है, ये लिख लेना यार, मैं लिखा नहीं बस, ठीक है। तो जो न्यूनतम नंबर उसे लाने थे वो कितने हैं, 70, कम से कम वो 70 लाएगा या फिर 70 से ज़्यादा, इसका क्या मतलब है, 70 या उससे बड़ा, तो कम से कम कितना हुआ 70, तो कम से कम उसे 70 नंबर लाने पड़ेंगे, ये लिखना, ठीक है। अगला देखो 8वें में क्या कह रहा है, क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिसमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हैं और उनका योगफल 40 से कम है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे माना छोटी संख्या x है और इससे अगली जो बड़ी संख्या होगी, ठीक है। अब आप सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहाँ पे कि भाई पहली बात तो ये विषम संख्या है क्रमागत, कोई भी क्रमागत विषम संख्याएं लिख लो, मैंने लिखा 1, मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 3, मैंने लिखा 5, जोड़े में लिखना है आपको, मैंने लिखा 5, मैंने लिखा 7, मैंने लिखा 7, मैंने लिखा 9। तो कोई भी लगातार आने वाली अगर आप क्रमागत विषम संख्याएं देख रहे हो तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा कि शुरुआत वाली जो भी है उससे अगली 2 जोड़ के आ जाएगी, है ना। जैसे अगर पहली मान लो 1 है तो अगली 1 में 2 जोड़ोगे 3 मिल जाएगा, पहली अगर 3 है तो 3 में 2 जोड़ोगे अगली यानी कि 5 मिल जाएगी, पहली अगर 7 है तो 7 में 2 जोड़ोगे तो 9 मिल जाएगा। तो इसी तरह से अगर पहली x है तो उससे अगली विषम संख्या क्या होगी, उससे अगली विषम संख्या होगी x में 2 जोड़ के मिल जाएगी। ये लॉजिक क्लियर हो गया, ऐसा क्यों लिखा, ठीक है। अब ठीक है, प्रश्न के अनुसार अगर हम चलें, प्रश्न अनुसार, तो प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न में कह रहा है भैया कि दोनों की दोनों 10 से बड़ी होनी चाहिए। मैं क्या कहता हूँ, मैंने कहा छोटी वाली फोकस करो ना यार, छोटी वाली ही अगर 10 से बड़ी हो तो इससे जो बड़ी है वो तो 10 से और बड़ी हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है ना भाई। जब उन्होंने कहा दोनों 10 से बड़ी हो, मैंने कहा चलो यार छोटी वाली को ही 10 से बड़ी मान लेता हूँ ना, जब छोटी वाली ही 10 से बड़ी है तो बड़ी वाली तो इससे भी बड़ी है तो और बड़ी होगी, तो यहीं से एक लीनियर इनइक्वालिटी बन गई। दूसरी बात क्या कह रहा है, दूसरी बात कह रहा है इनका योगफल 40 से कम हो। इनका योगफल मतलब दोनों को जोड़ के जो आता है, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x+2 है, दोनों को जोड़ेंगे तो इनका योगफल आ जाएगा और इनका योगफल 40 से कम होना चाहिए। तो इसको सॉल्व कर लोगे, x + x 2x हो गया, दोनों तरफ 2 माइनस किया तो ये 2 उधर ले जाओ, या तो ऐसे सोच लो 38 आ गया, तो यानी कि x जो आ गया <19 आ गया, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया, 2x अगर इससे छोटा तो x 19 से छोटा होगा, इसको आप 2 मान लो। तो मतलब यहाँ पे देखो x जो है वो 10 से बड़ा है और x जो है वो 19 से छोटा है, और जो हमें संख्याएं लिखनी है विषम संख्याएं, ठीक है, वो कौन कौन से जोड़े में लिखनी है ना भाई। देखो 2 क्रमागत विषम संख्या है,
पहली विषम संख्या अगर x है कॉमा, तो दूसरी क्या होगी, x से 2 ज़्यादा होगी, यही लिखोगे ना भाई साहब, ठीक है, दूसरी x से 2 ज़्यादा होगी, ऐसे ही तो लिखना है। तो इसका मतलब संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं, तो पहली संख्या अगर 10 से बड़ी, सोचो विषम संख्या कोई भी, क्योंकि छोटी वाली तो यही है, 10 से बड़ी कोई विषम क्या आता है आपके दिमाग में, जस्ट अगला 11। तो अगर पहली 11 है, तो अगर मैं x की जगह पे ही 11 लिख रहा हूँ, तो x + 2 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा भाई, 11 + 2 13, यानी अगली हो जाएगी 13। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि 11 ही सिर्फ आंसर होगा, इसका वो सब सॉल्यूशन होगा जो इस बात को ट्रू बनाता है, सही कहता है ना। जैसे मैं पहली संख्या ही 13 सोच लूँ, पहली संख्या ही 13 सोच लूँ, x की वैल्यू 13, तो x + 2 कितना हो जाएगा, 15। तो क्या ये आंसर भी हो सकता है, 13 और 15? बिल्कुल हो सकता है। देख लो, 13 और 15 दोनों ही संख्याएं 10 से बड़ी हैं, दोनों ही संख्याएं विषम हैं, क्रमागत हैं, 13 के जस्ट बाद 15 आता है, और दोनों को जोड़ के देखोगे तो 40 से छोटा ही आएगा। मतलब ये भी मेरे रिजल्ट को ट्रू कर रहा है, जो मेरी कंडीशन है उसको फुलफिल, जितनी भी चीज़ें करेंगी सब इसका सॉल्यूशन होंगी। अब मैं 15 सोचता हूँ x की जगह पे, मैंने कहा चलो यार x ही अगर 15 होता तो उससे जस्ट अगला क्या मिलता है, x + 2 यानी 17। तो क्या मैं 15 17 लिख सकता हूँ, सोच के बताओ, 15 और 17 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि 15 और 17 दोनों x से, ठीक है, बड़ी हैं। बस मुझे यह ध्यान रखना है कि x 19 से छोटा हो, ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ, अगला अगर मैं 17 लिखूंगा तो अगला 19 लिख सकता हूँ क्या? नहीं लिख सकता, या लिख सकता हूँ, सोच के बताना। यहाँ पे 19 आ गया, जबकि यहाँ बोला 19 छोटा, जल्दी से सोचो। लिख सकता हूँ, क्यों भैया? क्योंकि यार ये x की वैल्यू नहीं है, ये x + 2 की वैल्यू है सब, ये x की वैल्यू है। यहाँ पे कंडीशन x पे लगी है कि x 19 से छोटा होना चाहिए। तो अगर x 19 से छोटा होगा ना मेरे भाई, सुनो, तो दोनों तरफ दो जोड़ो, यानी x + 2 जो होगा वो 21 से छोटा हो जाएगा, उन दोनों तरफ 2 जोड़ोगे ना, तो इसीलिए वो सॉल्यूशन भी है इसका। खैर ये समझाने के लिए चीज़ें थी, ठीक है, क्लियर हुई इतनी बात। इससे आगे नहीं जा सकते यार अगर आप, क्यों? क्योंकि भाई अब x को 17 से बड़ा नहीं ले सकते ना, 17 से बड़ा लोगे तो कितना मिलेगा आपको अगला, 17 से बड़ा अगला क्या आता है विषम, 19, और 19 के बराबर भी नहीं है, x 19 से छोटा ही है, तो बस वहीं तक जाएगा, ठीक है। जिसको कन्फ्यूजन है कि 19 क्यों लिख दिया, याद रखना वो x + 2 की जगह पे 19 लिखा है, x की जगह पे नहीं, ठीक है। ये समझ में आ गया क्या आपको? चलिए अब बात करते हैं आलेख से हल कैसे करेंगे, ठीक है। आलेख से हल कैसे करोगे? जैसे आप अब तक करते आए हो वैसे ही करोगे, मतलब थोड़ी देर के लिए इसको मानोगे, ठीक है। देखो, एक चर वाला आलेख तो मैंने आपको बनाना सिखा दिया ना, एक चर वाला आलेख हमने बनाना सीख लिया। कहाँ पे? ये देखो ना यार, इतनी जगह तो बनाया है, ये रहा, ठीक है, यहाँ बनाया, ये एक चर में आलेख था, ठीक है, ये भी एक चर में था, ये तो सिखा दिया मैंने। अभी हम बात कर रहे हैं जब 2 चर होंगे अपने, तब हम कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले स्टेप रहता है कि जो ये इनइक्वालिटी है असमीका, इससे समीकरण बना लो। यानी कि थोड़ी देर के लिए मान लिया कि ये बराबर है 6 के। अब जैसे ही ये बराबर आया, मैं यहाँ पर जैसे कक्षा 10 में हम लोग करते थे, कम से कम 2 सॉल्यूशन निकालते थे, वही चीज़ करूँगा, x y कम से कम 2, है ना। चलो यहाँ पे मैंने y को 0 रखा, अगर y का मान ही 0 रख दोगे, खत्म। ये 3x = 6 तो x = 2, है ना, यानी कि x बराबर आ जाएगा 2। अगर मान लो मैं x ही 0 रख दूं तो ये सारा 0 हो गया, तो 2y = 6, y = 3, तो y = 3 आ गया, है ना। अब जैसे ही इतना हुआ, मैं क्या करूँगा, x अक्ष और y अक्ष बना लूँगा, ठीक है। ये थोड़ा, ठीक है, इसकी मोटाई बढ़ाते हैं, ठीक है। यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस बनाऊंगा भाई मैं, ठीक है। अब यहाँ मार्किंग कर लो ना यार, 1 2 3 4 -1 -2, जैसे करते थे वैसे ही करना है, बस लास्ट में थोड़ा सा ट्विस्ट है। 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है, ये हमने। अब देखो यार, हम कैसे करते थे वहाँ पे, x 2 है, y 0 है, ठीक है, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, यहाँ पे आएगा कहीं ना कहीं x 2 y 0, x 0 y 3, x 0 y 3 यहाँ पे आएगा कहीं x 0 y 3। अब बस कहानी में इतना याद रखना
कि उस बार हम आँख बंद करके ऐसे लाइन खींचते थे। यहाँ पे सबसे पहली बात तो आपको देखनी होगी, ये तो बस जस्ट इसके लिए था कि हमें पॉइंट मिल जाए। देखना फिर आपको फोकस यहीं पे करना है। यहाँ पे आपको देखना है कि क्या यहाँ पे इक्वल टू भी है क्या, मतलब ये निशान है क्या। अगर नहीं है, सिर्फ ये वाला निशान या सिर्फ ये वाला निशान है, मतलब इन दोनों में से कोई एक है, तो ये लाइन आपको डॉटेड लाइन बनानी है। पहली बात तो याद रखना, ये लाइन आपको कैसे बनानी है, डॉटेड लाइन बनानी है। अब डॉटेड लाइन बनाने के बाद ठीक है, इसका सॉल्यूशन कौन होगा, इसका सॉल्यूशन होता है या तो उधर का हाफ प्लेन जो लाइन है, लाइन ने इस पूरे प्लेन को दो हिस्सों में बांट दिया, लाइन के उधर वाला हिस्सा, लाइन के इधर वाला हिस्सा। एक सॉल्यूशन यहाँ पे होता है जनरली अपना। तो हम कैसे देखेंगे, अगर लाइन ठीक है कि आपको इस तरफ वाला या उस तरफ वाला कोई बिंदु पता है, वो बिंदु यहाँ पे रखो और देखो ट्रू है या फॉल्स। जैसे कि लाइन ज़्यादातर अगर 0 0 से लाइन नहीं जा रही, हम इसमें 0 0 पास करके देखते हैं। मतलब क्या, मैंने ठीक है 0 0 पे चेक किया, किसी पर भी चेक कर सकते हो आप, 0 0 पे चेक किया तो 3 गुणा 0 मतलब x की वैल्यू 0 होती है, और 2 गुणा में 0, और ये निशान क्या है, ग्रेटर देन 6। देखो ये ट्रू है या फॉल्स। तो भाई 3 गुणा 0 0 0, क्या 0 6 से बड़ा होता है, फॉल्स आ गया, मतलब असत्य आ गया। क्या आया, ये असत्य आ गया। ये देखो ना, ये असत्य है भाई, 0 6 से बड़ा नहीं होता। अगर ये चीज़ असत्य आ जाए तो जिस लाइन के जिस तरफ का पॉइंट आपने रखा था, मतलब उस तरफ के सभी पॉइंट इस इनइक्वालिटी को असत्य ही साबित करेंगे, सॉल्यूशन नहीं होंगे। यानी कि मैंने लाइन के इस तरफ वाला 0 0 रखा था, तो इस तरफ सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि इस तरफ का बिंदु रखने पे असत्य आ रहा है। तो सॉल्यूशन किस तरफ होगा, इसके अपोजिट साइड, और इसके अपोजिट साइड यानी कि लाइन के इस तरफ न लेके उस तरफ वाला सॉल्यूशन अपना आंसर हो जाएगा। समझ में आया। सोचो अगर लाइन 0 0 से ही पास की होती, सोचो अगर लाइन किसी केस में 0 0 से ही पास करती, तब 0 0 मत रखना, बस तब कोई और बिंदु रख लेना यार। जैसे 0 0 से पास करती तो मुझे ये पॉइंट भी तो नजर आ रहा है -2, 0, मैं -2, 0 रख के देख लेता। ठीक है, अगर ट्रू होती तो ठीक, नहीं तो अपोजिट साइड इसके उल्टी साइड कर दो। और मान लो अगर ये सत्य आ जाता तो फिर इस तरफ वाला ही सेट कर देते। इतनी चीज समझ में आ गई। एक और चीज याद रखना, अगर यहाँ पे इक्वल होगा तो बस अंतर इतना सा आएगा कि हम इसको सॉलिड लाइन बनाएंगे, डॉटेड लाइन नहीं बनाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर इक्वल नहीं होगा तो डॉटेड लाइन रहेगी। ये आपके सिलेबस से भी हट चुका है, तो टेंशन लेने की भी कोई बात नहीं। ये मैंने इसलिए पढ़ा है, आपको पता होना चाहिए। हाँ, एक वेरिएबल वाला आपके सिलेबस में है, जैसे इसमें x और y दोनों थे ना, ये वाला हटा दिया इन्होंने, पता नहीं क्यों, इतनी बड़ी चीज़ तो थी नहीं, रखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, ये आपके सिलेबस में है एक वाला। ठीक है, तो इसको वैसे ही यार ठीक है सिंपली सॉल्व कर सकते हो, इसमें तो कुछ तामझाम है भी नहीं। ठीक है, ये सीधा सीधा इतना हो जाएगा, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 हो जाएगी। इतना तो आपको आता है, -6 उधर गया, 3 से डिवाइड किया। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको फिर से वही यार x एक्सिस y एक्सिस बनाने हैं, x एक्सिस। ठीक है, इसको आप एक अक्ष पे भी दिखा सकते थे, ठीक है सिंगल वेरिएबल वाला, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे x बराबर 2 सोच लो, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये 1, ये 2, ये -1, ये -2। ठीक है, अब आपको क्या सोचना है, इसको थोड़ी के लिए सोचो कि ये x बराबर 2 लिखा हुआ है। x बराबर 2 का मतलब क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो x के 2 से पास होगी, y के पैरेलल होगी। ये हमने बचपन में पढ़ा था। तो x बराबर 2 यानी यहाँ से जाती हुई एक लाइन, ये लाइन डॉटेड होगी अगर यहाँ इक्वल नहीं होगा, और यही लाइन सॉलिड होगी अगर यहाँ पे इक्वल होगा। अलग कलर से दिखाऊँ क्या, ठीक है, यही लाइन सॉलिड होगी अगर इक्वलिटी भी है तो। इतना हो गया। अब आपको बस देखना है कि आपको 2 से बड़ा वाला x सेलेक्ट करना था या छोटा। तो x क्या होना चाहिए, 2 से बड़ा। 2 से बड़ा किधर आएगा x, बस वो सोच लो। एक वेरिएबल में सोचना भी आसान है, 2 से बड़ा इधर होता है ना, तो इधर वाला शेड कर दो। अगर आप 2D में दिखा रहे हो तो, अगर आप सिंपली 1D में दिखाते क्योंकि एक वेरिएबल था तो और आसान है दिखाना। ये x 2 आता, ठीक है, ये -∞ है, ये +∞ है, x एक्सिस है, तो यहाँ से 2 से बराबर और या बड़ा। एक वेरिएबल वाला आप ऐसे भी दिखा सकते हो अगर एक डायमेंशन में पूछा है, ठीक है, 2 डायमेंशन में पूछा है तो ऐसे दिखाओगे आप उसे। ठीक है, ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। हालांकि आलेख बनाने वाला भी 2D में आपके सिलेबस में नहीं है, आपसे ऐसा ही पूछा जाएगा। ठीक है, तो इतना आप अच्छे से कर लेना। ठीक, और याद रहे अगर यहाँ इक्वल नहीं होता तो ऐसे खाली रहता, लेकिन इक्वल है तो हमने उसको डार्क कर दिया है। ठीक, क्लियर होगी बात। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम प्रश्नावली करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।